हेलो स्टूडेंट्स, रमन सर क्लासेस चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं शैलेंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं। तो सभी स्टूडेंट्स का सबसे पहले ध्यान से सुने, जो आप लोगों का विक्रांत बैच की क्लासेस चल रही हैं उसी सीक्वेंस में आज आप लोगों का सेकंड सेशन माइक्रो प्रोसेसर का। तो सबसे पहले वीडियो को देखते ही आप लोग लाइक करें और शेयर करें, और जो भी नए स्टूडेंट चैनल पर विजिट कर रहे हैं आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट मैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। जैसे आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को देखा होगा स्टूडेंट, माइक्रो प्रोसेसर का जो आपके ITI TG2 के एग्जामिनेशन में बेसिक कुछ क्वेश्चंस को पूछता है, तो उसी के रिस्पेक्टिवली, उसी सिलेबस के रिस्पेक्टिवली जनरल सी और इम्पॉर्टेंट बातों को हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आपका, तो लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के इतिहास की बात चल रही थी कि माइक्रो प्रोसेसर कब और कहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कहा भी था कि जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा भी था माइक्रो प्रोसेसर के इतिहास को, तो हमने एक छोटी सी बात कही थी कि सबसे पहला ढूंढा गया माइक्रो प्रोसेसर, ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो इंट्रोड्यूस हुआ था, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर ढूंढा गया था वो कौन सा था आपका, 4004 था। ठीक, पहली बात। दूसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि यहीं से जब हमने डिस्कस किया था कि 4004 तो पहला माइक्रो प्रोसेसर था, पर किसने इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, वो कौन सी कंपनी थी जिसने इसे इन्वेंट किया था। तो फिर दिमाग में डायरेक्टली बात आती है कि सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने वाली कंपनी, सबसे ज़्यादा आईसीज बनाने वाली जो कंपनी है, जिसका हमने नाम भी देखा था, क्या था आपका, इंटेल था। तो इंटेल कॉरपोरेशन ने इसका इन्वेंशन किया था, इसका आविष्कार किया था। ठीक है, कितने बिट का था, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। किस ईयर में इन्वेंट किया था, 1971 में इसकी खोज की गई थी। जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो 4 बिट का था। 1971 में किसने ढूंढा था, आपका इंटेल, आपकी जो कॉरपोरेशन कंपनी है इंटेल कॉरपोरेशन, उसने इसका आविष्कार किया था। फिर अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, जो अगला क्वेश्चन पूछता है कि किस तकनीकी पर आधारित था, किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। तो दिमाग में डायरेक्टली बात आती है, लास्ट क्लास में लिखवाया भी था कि पीमॉस टेक्नोलॉजी, पीमॉस तकनीकी पर आधारित था। ये टेक्नोलॉजी बोलने का मतलब क्या आपका, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से है। कि फैब्रिकेट करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या डिवाइस को बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की जो प्रोसेस होती है, वही क्या होती है, आपकी फैब्रिकेशन होती है। ठीक है, फिर बात आई थी स्टूडेंट आपकी कि 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, कहने का मतलब एक समय पर ज्यादा से ज्यादा 4 बिट के डेटा को ही प्रोसेस करवा सकता है। ठीक है, तो जितने आपके क्या होते हैं, जितने बिट सपोर्टेबल माइक्रो प्रोसेसर होता है, उतनी ही वहां पर क्या होती हैं, डेटा लाइंस या डेटा बस या फिर डेटा वायर्स आपको कह सकता है। तो कितनी होती हैं आपकी, 4 होती हैं। फिर यहीं से अगली बात आई थी स्टूडेंट आप लोगों की कि एड्रेस लाइंस या एड्रेस बसेस कितनी होती हैं, 10 होती हैं। 640 किलो बाइट का इसका क्या होता है, मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी होती है, कि ज्यादा से ज्यादा उतनी मेमोरी आप क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस करवा सकते हैं। ठीक है, इतिहास में ही आगे अगर मैं बढ़ता हूँ स्टूडेंट, अब आप लोगों का अगला पड़ाव आगे अगर मैं देखता हूँ, अभी तक हमने सिर्फ क्या बात देखी थी, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर देखा था जो 1971 में इन्वेंट हुआ था। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज है, 640 किलोबाइट, शायद मैं बोल दिया, 640 बाइट है वहां, किलोबाइट नहीं है, तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें, वो किलो बाई मिस्टेक बोल दिया है, तो 640 बाइट है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आप लोगों का, अब उस हेडिंग को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। दूसरी बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि सबसे पहला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, क्या कहा है स्टूडेंट आपका, ध्यान से देखें, सबसे पहला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, तो सबसे पहला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। अगली बात को अब ध्यान से देखें, फटाफट से मेरे साथ हेडिंग लिखें, साथ साथ लिखते रहें और चीज़ों को बोलते हुए समझते रहें, जोर जोर से बोलते रहें ताकि दिमाग में ये बातें बैठती रहें। हमने क्या कहा, सबसे पहला और कितने बिट की बात चल रही है, 8 बिट की माइक्रो प्रोसेसर की बात चल रही है। फर्स्ट 8 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर, कि सबसे पहला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, कब आया था, किसने इन्वेंट किया था, इन सारी बातों को देखते हैं। सबसे पहला जो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था स्टूडेंट आपका, सबसे पहले मैं इसका नाम आप लोगों को बता देता हूं कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर,
सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, तो इसका नाम था स्टूडेंट आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर 8008 8008। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर 8008 क्या था आपका? सबसे पहला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। किस सन में इसका आविष्कार हुआ था? 1971 में सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था। इसका आविष्कार हुआ था स्टूडेंट आप लोगों का 1972 में। ठीक है, कब आविष्कार हुआ, कब इन्वेंशन हुआ इसका? 1972 में। ठीक है, किसने बनाया था स्टूडेंट इसे? तो यहाँ भी बात आती है कि इसे भी किस कंपनी ने बनाया था? इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था। ठीक है, ये इसका आविष्कार भी किसने किया था? इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी ने किया था। ठीक है, अगली बात आती है कि ये कितने बिट का होता है? तो हमने पहले ही कहा कि कितने बिट का होता है आपका? 8 बिट का होता है। तो आपने यही बात को रिवाइज करते हुए लिखा भी कि ये क्या आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ये क्या स्टूडेंट आप लोगों का एक 8 बिट का या 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, अब 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 8 बिट का है, इसका मतलब यहाँ पर डाटा लाइंस की संख्या या डेटा लाइंस या डेटा बसेस की संख्या, तो डाटा लाइन की संख्या, ठीक है, या डाटा लाइंस की संख्या कि कितनी डेटा लाइंस यहाँ पर होती हैं। तो डेटा लाइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी होती हैं? जितने बिट ये सपोर्ट करता है, मैक्सिमम जितने बिट्स को ये सपोर्ट करता है, तो 8 को सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डेटा लाइन आएगी स्टूडेंट आप लोगों की वो कितनी आएगी? 8 आएगी। फिर ऐसे ही आता है स्टूडेंट आप लोगों का एड्रेस लाइंस या एड्रेस बसेस की संख्या। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कहा एड्रेस बसेस, कहिए बस लाइन या वायर एक ही चीज होती है, तो एड्रेस बसेस की संख्या। ठीक है, तो एड्रेस लाइन कितनी होती है स्टूडेंट आपकी? एड्रेस लाइन होती है यहाँ पर 14। ठीक है, 14 यहाँ पर क्या होती है आपकी? एड्रेस लाइंस होती हैं। ठीक है, फिर अगली बात आती है कि मैक्सिमम कितनी मेमोरी को ये क्या कर सकता है? एड्रेस करवा सकता है। तो हम इस बात को लिखते भी हैं, क्या कहते हैं? मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी, कि कितनी मेमोरी को ये एड्रेस दे सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी, या आप कह सकते हैं कि कितने एड्रेस ये लिख सकता है। ठीक है, एड्रेस बस मतलब एड्रेस भेजने के लिए जो तारों का झुंड या तारों का समूह यूज होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी जो इसकी होती है वो होता है आपका 16 किलोबाइट। ठीक है, के बी लिखा होगा या किलोबाइट डायरेक्टली लिखा होगा, तो 16 किलोबाइट क्या होती है? मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी। अच्छा, एक चीज रह गई आपकी कि ये किस तकनीकी पर आधारित होता है? तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर था ये भी किस तकनीकी पर आधारित था आपका? पीमॉस टेक्नोलॉजी या फिर पीमॉस तकनीकी पर आधारित था। ठीक है, ये भी क्या है स्टूडेंट आप लोगों का? पीमॉस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, ये भी किस पर बना हुआ था? ये इसका फैब्रिकेशन भी जो हुआ था वो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित था आपका? ये पीमॉस टेक्नोलॉजी पर आधारित था। मेरे साथ फटाफट से जोर जोर से बातों को बोलना स्टार्ट करें, ध्यान से समझते हुए। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? तो हमारे दिमाग में आता है 4004। ठीक है, फिर अगली बात आती है कि सबसे पहला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो हमारे दिमाग में डायरेक्टली आता है कि कौन सा था आप लोगों का? 8008 था। 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था, और 8008 की अगर मैं बात करता हूं तो ये सबसे पहला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। किसने बनाया था इसे? यह सबसे पहली बात कि कब बनाया गया था? तो हमने कहा कि 1972 में बनाया गया। किसने बनाया? इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी ने बनाया। कितने बिट का बनाया? 8 बिट का बनाया। डेटा लाइंस कितनी होती है? यहाँ पर आपने कहा कि नंबर ऑफ डेटा लाइन कितनी होती है आपकी? 8 होती है। ठीक है, एड्रेस लाइन कितनी होती है? एड्रेस बस कितनी होती है? 14 होती है। मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कि मैक्सिमम मेमोरी कितनी या मैक्सिमम एड्रेस कितने तरीके से आप लिख सकते हैं या कितनी एड्रेस बना सकते हैं? तो 16 किलोबाइट। ठीक है, फिर अगली बात आई आपकी कि कौन सी तकनीकी पर आधारित था ये? तो ये आपका पीमॉस तकनीकी पर आधारित या पीमॉस टेक्नोलॉजी पर आधारित था। ठीक है, तो इसे फटाफट से लिख लें। ये आपका पहला आज का माइक्रो प्रोसेसर, या आप कह सकते हैं कि सबसे पहला ढूंढा गया 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। एक एक बात को ध्यान से देखते रहें, और जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए तो इसे फटाफट से लिख लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे लिख लेंगे तुरंत बताइएगा, ठीक है। मैं कमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि इस टाइम पर एग्ज़ाम हमारे सामने पर है, तो क्लास में कमेंट्स पर कम और जो कंटेंट मिल रहा है उस कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देना है। लिख लिया, ठीक है। तो अब दिमाग में कहीं ना कहीं बात आती है, ठीक है, एक बात अक्सर दिमाग में आती है, वो क्या आती है अब देखिएगा। यहाँ से क्या बात दिमाग में आती है कि सर जब ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बन चुका था तो हमने 800 या 8085 जिसे हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उसे बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, जब हमारे पास ऑलरेडी ये माइक्रो प्रोसेसर बन चुका था जो कि 8 बिट का भी था, ठीक है। तो फिर हमें आगे आविष्कार करने की ज़रूरत क्या पड़ी, आगे ढूंढने की क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अगली बात पर आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या कहा, मैंने यहां से लिखा 8008 की कमियां, कि आगे आविष्कार इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, ठीक है। तो अब इसकी कमियों को देखते हैं कि इसमें कमियां क्या थी। सबसे पहली कमी जो थी स्टूडेंट आपकी, ये बन किस तकनीकी पर रखा था, पीमॉस पर। पीमॉस तकनीकी पर कोई भी डिवाइस जब बनाई जाती है तो उसकी स्पीड या कार्य करने की जो स्पीड होती है वो कैसी होती है आपकी, धीमी होती है या धीरा होता है, ठीक है। तो यहां हमने सीधे कहा कि इसकी जो वर्किंग स्पीड थी वो कैसी थी, स्लो थी, ठीक है। ये काम कैसे कर रहा था, धीरे धीरे कर रहा था, मतलब आपने कमांड दी, आपने कुछ इनपुट दिया और उसके सापेक्ष आपका बहुत देर में आउटपुट आ रहा था, ठीक है। इतना। दूसरी बात यहीं से निकलकर आती है स्टूडेंट कि आज के टाइम पर जितनी भी आईसीज बनती हैं वो ट्रांजिस्टर लॉजिक पर बनती हैं, टीटीएल पर बनती हैं। तो 8008 जो माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, तो आप कह भी सकते हैं कि यह है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, यह है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। 8008 की बात हो रही है कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर था यह माइक्रो प्रोसेसर टीटीएल के अनुकूल नहीं था। ट्रांजिस्टर लॉजिक इसे हम कहते हैं, टीटीएल के साथ आपका कंपैटिबल नहीं था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि टीटीएल के अनुकूल या कंपैटिबल नहीं था, ठीक है। क्या था आपका, ये टीटीएल के कंपैटिबल नहीं था, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टीटीएल पढ़ा होगा आपने, मैं यहाँ पर टीटीएल की फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ कि टीटीएल क्या होता है स्टूडेंट आपका, टीटीएल होता है स्टूडेंट आप लोगों का ट्रांजिस्टर, पहले टी का मतलब आपका ट्रांजिस्टर, दूसरे टी का मतलब भी आपका ट्रांजिस्टर ही है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर और एल का मतलब आपका लॉजिक। ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली के साथ ये अनुकूल या कंपैटिबल नहीं था। तो कंपैटिबल या अनुकूल नहीं होने का मतलब क्या आप लोगों का, कि ये आपका इसके साथ या इस टीटीएल के साथ सही से कार्य नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अगली कमी की तरफ मैं बढ़ता हूं स्टूडेंट आपकी। तो अगली कमी को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो इस माइक्रो प्रोसेसर में डिजाइन लिमिटेशंस बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो उन डिजाइन लिमिटेशंस मतलब आप कुछ इसमें वेरिएशन नहीं कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो उन डिजाइन लिमिटेशंस के कारण, उन डिजाइन सीमाओं के कारण ही इसे एक जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर की तरह कभी यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो आप कह भी सकते हैं कि डिजाइन लिमिटेशन के कारण, ठीक है। अगली बात आती है कि डिजाइन लिमिटेशन, ठीक है, डिजाइन लिमिटेशंस के कारण, ठीक है, डिजाइन लिमिटेशंस के कारण इसे, डिजाइन लिमिटेशन के कारण इसे एक जनरल पर्पस मतलब जिसे कहीं भी यूज किया जा सकता है, इसे एक जनरल पर्पस, इसे एक जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर की तरह है, ठीक है, इसे एक जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर, मैं इतना ही शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, माइक्रो प्रोसेसर की तरह है यूज नहीं किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर की तरह यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे एक जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर की तरह प्रयोग या यूज नहीं
किया जाता है। ठीक है, डिजाइन लिमिटेशन के कारण इसे एक साधारण या जनरल पर्पस कहने का मतलब जिसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। तो इस माइक्रो प्रोसेसर को ऐसे आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक ही ऐसा एरिया होगा जहां आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी कमियों को पूरा करने के लिए आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें या लिखते रहें। ठीक है, थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा हूं क्योंकि समय की कमी है। ठीक है, अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर था स्टूडेंट आप लोगों का 8008 जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था, इसकी कमियों के निवारण के लिए, इसकी कमियों को पूरा करने के लिए अगला माइक्रो प्रोसेसर ढूंढा गया। ठीक है, यह अगला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, उसका नाम था स्टूडेंट आप लोगों का, अगले माइक्रो प्रोसेसर की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो 8 बिट का ही एक माइक्रो प्रोसेसर जो 8008 का एडवांस वर्जन था। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर इसका नाम था आपका 8080 8080 माइक्रो प्रोसेसर 8080 बनाया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या खासियत थी। ठीक है, इस माइक्रो प्रोसेसर को देखते हैं कि इसमें क्या खासियत थी। सबसे पहली बात तो दिमाग में वही आती है कि कब बनाया और किसने बनाया। ठीक है, तो ये बना था स्टूडेंट आप लोगों का 1974 में। ठीक है, ये कब बना स्टूडेंट आप लोगों का, इसकी अगर मैं बात करता हूं, या इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1974 में हुआ था, 1974 में हुआ था। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किसने किया था आपका, कि इंटेल ने इसका भी आविष्कार किया था। ठीक है, इसका भी आविष्कार, या इसको भी किसने बनाया था आपका, इंटेल ने बनाया था। ठीक है, इंटेल ने इसका क्या किया, आविष्कार किया, या आप कह सकते हैं कि इंटेल कॉरपोरेशन ने इसे बनाया था। ठीक है, फिर तीसरी बात पर आते हैं कि इंटेल ने बनाया, 1974 में बनाया। फिर बात आती है कि कितने बिट का बनाया, तो हमने कहा कि ये भी कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था आपका, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट का कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट आपका, मेरे साथ बोलते जरूर रहें, दोहराते जरूर रहें। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 8 बिट को ही एक समय में ये क्या कर सकता था, प्रोसेस कर सकता था। तो आपने कहा कि 8 बिट का क्या होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था आपका, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, तो 8 बिट की बात को ही जोड़ते हुए मैंने क्या कहा था कि जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है उतनी ही हमारी क्या होती हैं, डाटा लाइंस होती हैं। ठीक है, या फिर आप इसी को क्या कहते हैं, डेटा बसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो डाटा लाइन कहिए या डाटा बस कहिए, कितनी है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, तो डाटा लाइन भी कितनी या डेटा लाइंस भी कितनी होंगी, 8 होंगी। तो डाटा लाइन लिखी, तो फिर बात आई आपकी कि एड्रेस लाइंस की संख्या। ठीक है, यहां से हमने क्या कहा, एड्रेस लाइंस या एड्रेस बसेस की संख्या। तो हमने सबसे पहले बात जो समझी थी वो समझी थी कि 8 बिट का होता है, मतलब 8 बिट को मैक्सिमम ये प्रोसेस करवा सकता है। ठीक है, तो हमने उसी के आधार पर कहा कि डेटा लाइंस 8 होती हैं, जबकि जो एड्रेस लाइंस होती हैं या नंबर एड्रेस लाइंस के, या एड्रेस लाइंस की जो संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी, 16 होती है। अब अगली बात आती है कि ये किस तकनीकी पर आधारित था। ठीक है, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर था ये आपका एनमॉस तकनीकी पर आधारित था, एनमॉस टेक्नोलॉजी पर आधारित था। ठीक है, इस माइक्रो प्रोसेसर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये किस पर आधारित था आपका, एनमॉस तकनीकी पर आधारित था। ठीक है, यह एनमॉस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलूँ कि किस पर आधारित था, किस पर बेस्ड था, आप लोगों का एनमॉस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। एन मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप का चैनल, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, N4 नेगेटिव, और नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कैसी होती है, होल्स से बहुत ज्यादा होती है, और इसी कारण से हम एन वाली डिवाइस को ज्यादा यूज करते भी हैं। ठीक है, एड्रेस बसेस की संख्या हमने देखी थी, तो इसके आधार पर हम देखते हैं मैक्सिमम कितनी मेमोरी को एड्रेस हम कर सकते हैं। तो हमने कहा मैक्सिमम एड्रेसेबल। ठीक है, कितनी मेमोरी को एड्रेस हम दे सकते हैं, मैक्सिमम एड्रेसेबल, या मेमोरी में हम कितने एड्रेस लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है स्टूडेंट आप लोगों का कितना,
65,536, ठीक है, ये कितना आ जाता है आपका, कितनी लोकेशन लिख सकते हैं, 65,536 बाइट वो बिट्स, ठीक है। या फिर इसी को कितना कहते हैं स्टूडेंट आपका, ये आपका 64 किलो बाइट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, 64 किलो बाइट भी इसे कह सकते हैं, या तो 65,536 बिट्स कहिए या 64 किलो बाइट कहिए, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसको जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, ठीक है, क्या वो चीज़ें इससे पूरी हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो अब बात आती है, यहीं से मैं दूसरी बात को लिखता हूँ कि क्या कहा, 8080 के लाभ, ठीक है, कि फायदे कुछ हुए भी या नहीं हुए, तो 8080 के फायदे, ठीक है, या लाभ आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला फायदा क्या हुआ स्टूडेंट आप लोगों का, कि ये बना हुआ था NMOS से, तो NMOS से बना हुआ था, तो इसी कारण से इसकी स्पीड कैसे होती है, ज़्यादा, या ये कैसा था आपका एक, यह एक आप कह भी सकते हैं कि यह एक क्या आपका फास्ट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, यह एक क्या आपका तेज चलने वाला माइक्रो प्रोसेसर है, कि ये तेजी से काम करता है, ठीक है, एक फास्ट माइक्रो प्रोसेसर, पहली बात। दूसरी बात, पीछे क्या कमी थी कि TTL के साथ या TTL के अनुकूल नहीं था, तो ये आपका TTL के अनुकूल भी है, ठीक है, TTL के अनुकूल है, ठीक है, या TTL के साथ ये कंपैटिबल है, ठीक है। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर था ये TTL कंपैटिबल था या TTL के अनुकूल है, ठीक है। जितनी बातें लिखवा रहा हूँ आप लोग ध्यान से मेरे साथ बोलते रहें। चलिए फिर से बोलना स्टार्ट कीजिएगा, साथ में आप लोग फटाफट से। सबसे पहले क्या कहा आपका कि माइक्रो प्रोसेसर 8080 80 की बात कर रहा हूँ, कब बनाया गया, जोर से बोलें, 1974 में। किसने बनाया, इंटेल ने बनाया। कितने बिट का बनाया, 8 बिट का बनाया था इसे। 8 बिट का मतलब कि डेटा लाइन कितनी है मेरी, नंबर ऑफ डेटा बसेस कितनी है, 8 है। फिर अगली बात आई कि डेटा बसेस 8 हैं तो एड्रेस बस कितनी है, एड्रेस बस 16 है। किस तकनीकी पर आधारित था ये, फिर बात आई कि ये आपका NMOS तकनीकी पर आधारित था। फिर बात आई कि मैक्सिमम कितने एड्रेस को ये लिख सकता है, तो हमने कहा 65,536 बिट्स या फिर 64 किलो बाइट को ये लिख सकता है, ठीक है। हाँ, तो क्या कहा आपका कि इसके फायदे हमने देखे, फिर फायदे की बात करते हैं, इसके लाभ की बात करते हैं। तो इसके फायदे क्या निकले आपका कि ये क्या आप लोगों का फास्ट माइक्रो प्रोसेसर है, पहली बात। और दूसरी बात आपका कि TTL के क्या है, ये अनुकूल है या TTL के साथ कंपैटिबल है, ठीक है। तो ये कहानी आई किसकी स्टूडेंट आप लोगों की, 8080 माइक्रो प्रोसेसर की, 8080 माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक है। यहीं से आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, यहीं से आगे अगर हम लोग अब देखते हैं, बात आई कि यहाँ तक भी जो चीज़ें थी या जो डिज़ायर थी वो अभी भी पूरी नहीं हो पा रही थी।
तो इसीलिए अब 80 में थोड़ा सा एडवांस और किया गया। और अगला जो माइक्रो प्रोसेसर आया उसके लिए जो हमें एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो है आपका सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला। ठीक है, यहां से क्या कहा, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कहा, इस बात को अगर हम देखते भी हैं, इस बात को अगर हम लेकर भी चलते हैं, ठीक है, तो मैंने सिंपल सी बात क्या कही आपको कि इसे ध्यान से देखेगा। क्वेश्चन डायरेक्टली मैं आपकी हेडिंग में ही लिखा दिया कि सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला माइक्रो प्रोसेसर, वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का प्रयोग किया गया, या आज भी सबसे ज़्यादा जिसे हम 8 बिट के लिए 8 बिट के लिए प्रयोग करते हैं, वो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है। तो सबसे पहले बात दिमाग में आती है इसके क्वेश्चन की कि सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला 8 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085। ठीक है, तो लिखिएगा मेरे साथ कि सबसे ज़्यादा 8 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग हुआ, ठीक है, वो कौन सा आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 8085 माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम कहते हैं। 8 बिट का एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। ठीक है, दूसरी बात आती है कि ये कब बनाया गया। ठीक है, तो ये बनाया गया था आप लोगों का किस ईयर में ये बना था स्टूडेंट आपका, ये इसका आविष्कार जो हुआ था सन 1976 में इसका आविष्कार हुआ था। 1976 में इसका क्या हुआ था, इन्वेंशन हुआ था। दूसरी बात को अगर हम लोग देखते हैं कि 1976 में इसका आविष्कार हुआ, ठीक है, किस कंपनी ने बनाया था, तो बात नाम दिमाग में आता है कि ये भी किसके कारस्तानी थी, इंटेल ने इसे बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था इसे, इंटेल कॉरपोरेशन ने या इंटेल ने इसे बनाया था। ठीक है, कि ये भी किसने आविष्कार किया था, आपका इंटेल ने आविष्कार किया था। अगली बात आती है कि ये कितने बिट का था, तो वो बात हम पहले लिख चुके हैं कि ये एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट का। 8 बिट का कहने का मतलब कि एक समय पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने बिट को प्रोसेस करवा सकता है, 8 बिट को प्रोसेस करवा सकता है। ठीक है, तो यहीं से मैंने कहा भी था कि जितने बिट का होगा उतने ही क्या होंगे, आपकी डाटा लाइन होंगी। तो आपने कहा कि डेटा लाइन्स की संख्या, ठीक है, या डेटा लाइन्स या डेटा बसेस की संख्या। तो डाटा लाइन्स की संख्या की अगर मैं बात करता हूँ, डेटा लाइन्स की अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये कितने था आप लोगों का, जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट का था, तो डेटा लाइन्स भी कितनी होंगी आपकी, 8 होंगी। ठीक है, फिर इसी तरह से अगली बात को अगर मैं देखता हूँ तो फिर हमने क्या कहा, फिर बात आई आपकी एड्रेस लाइन्स की संख्या या एड्रेस बसेस की संख्या। ठीक है, तो एड्रेस लाइन्स या एड्रेस बसेस की संख्या की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितनी होती है, यहाँ पर 16 होती हैं। ठीक है, एड्रेस बसेस के आधार पर फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम कितने एड्रेस लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कि कितनी मैक्सिमम मेमोरी को एड्रेस दिया जा सकता है। तो ये आता है स्टूडेंट आप लोगों का कितना, यहाँ से अगर मैं कहूँ भी तो ये बनता आपका 2 की घात 16। ठीक है, ये अगर आप लिखें तो 2 की घात 16 बाइट्स, या तो आपको एग्जाम में ऐसे लिख कर देगा या फिर आपका ये बात कहेगा 64 किलो बाइट की। ठीक है, कि 64 किलो बाइट्स, ठीक है, के भी लिख कर दे देगा। तो यहाँ सिंपल लिखा होगा बी, यहाँ लिखा होगा आपका के बी। ठीक है, और या फिर आप लोगों का लिख कर दे देगा स्टूडेंट आपका 65536। ठीक है, तो 65536 आपकी क्या होंगे, फिर बिट्स होंगी। ठीक है, कि इतना क्या होता है आपका मैक्सिमम एड्रेस, आप इस मेमोरी ये इतने सारे मैक्सिमम एड्रेस आप लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगली बात आती है कि सर यहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी रह गई है कि किस तकनीकी पर ये आधारित था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टेक्नोलॉजी की भी बात करता हूँ कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ये किस पर आधारित था, आपका
8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसकी बात भी अगर मैं करता हूं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर किस तकनीकी पर आधारित है, तो आपने कहा कि ये आप लोगों का NMOS टेक्नोलॉजी पर, NMOS तकनीकी पर आधारित है, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, NMOS टेक्नोलॉजी या NMOS तकनीकी पर आधारित है, ठीक है। कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये किस पर बनाया हुआ है स्टूडेंट आप लोगों का, ये आप लोगों का, ठीक है, NMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है। कि ये किस टेक्नोलॉजी पर बनाया गया, आपका NMOS टेक्नोलॉजी पर बनाया गया माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इतना अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट इसके लिए अक्सर एग्जामिनेशन में रहता है, अक्सर पेपर में पूछता है, वो है स्टूडेंट आपका कि ये किस माइक्रो प्रोसेसर का एडवांस वर्जन था। तो यहाँ से नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात को लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात को लिखिएगा स्टूडेंट। क्या कहा आपका कि 8085, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर किसका एडवांस वर्जन था आपका, 8080 का एडवांस वर्जन है, ठीक है। ये क्या आपका 8080 का एडवांस वर्जन है, ठीक है। ये किसका एडवांस वर्जन आपका 8080 माइक्रो प्रोसेसर का एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ से बातों को याद भी रखें, ये बातों को लिखकर इस तरह से ध्यान भी रखें, ठीक है। हमने क्या कहा, यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ, यहाँ से अगर हम लोग नॉर्मली देखते भी हैं तो सिंपल सी बात निकल कर आई, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, अब चीज़ों को ध्यान से देखना स्टार्ट कर दीजिए, हाँ, कि सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, तो जोर से बोले मेरे साथ, कौन सा होता है, ये आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है। कब बनाया गया था, ये किस सन में इसका आविष्कार हुआ था, 1976 में। किसने बनाया था, इंटेल ने बनाया था। कितने बिट का था, तो पहले कही ये बात कि 8 बिट का था। डेटा लाइंस की संख्या, डाटा लाइन की अगर मैं संख्या की बात करता हूं तो उतनी ही होती है जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर। फिर बात आई आपकी एड्रेस लाइंस की संख्या या एड्रेस बसेस की संख्या, तो कितनी होती है आपकी, 16 होती है। फिर बात आई आप लोगों की मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी की, कि मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कितनी होती है, तो कितनी होती है आपकी 2 की घात 16 बाइट कहिए, या फिर आप 64 किलो बाइट कहिए, या फिर 65,536 बिट्स कहिए, ठीक है। तीनों में से कोई भी आंसर आपको लिखकर दे सकता है। फिर बात आई कि किस तकनीकी पर आधारित होता है, तो ये आपका NMOS तकनीकी पर आधारित, NMOS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। किसका एडवांस वर्जन है, यहाँ आपने देखा कि ये एडवांस वर्जन है, ठीक है। जैसे मोबाइल के एडवांस वर्जन आते हैं ना कुछ चीजें बढ़कर आती हैं, तो ऐसे ये किस में बढ़कर आया था आपका, सॉरी 8080 माइक्रो प्रोसेसर में। आप देख भी सकते हैं बनाने वाली कंपनी भी वही थी, इतने बिट का था, यहाँ इतनी एड्रेस लाइन थी, ये भी इतना ही था, टेक्नोलॉजी भी सेम थी, बस अंतर कहाँ आया था, कुछ इंस्ट्रक्शंस नए ऐड कर दिए गए थे। और वो इंस्ट्रक्शंस कौन से थे आपके, वो थे आपके इंटरप्ट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। कौन से इंस्ट्रक्शन थे आपके, इंटरप्ट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब इसी के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस माइक्रो प्रोसेसर के आगे आप लिख भी दीजिएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर यही है, ठीक है, जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। यही आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर है। चलिए आगे के माइक्रो प्रोसेसर की भी थोड़ी सी बात कर लेता हूं, जिन्हें अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। तो अगला माइक्रो प्रोसेसर आता है आपका सबसे ज्यादा, ठीक है। यहां से अगर मैं लिखूं भी, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, सबसे ज्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, ठीक है, या प्रयोग किया जाने वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला 16 बिट का, 16 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, 16 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर। कि माइक्रो प्रोसेसर किसकी बात चल रही है, 16 बिट के ऐसे माइक्रो प्रोसेसर की बात चल रही है। भाई सारे लेक्चर्स के PDF आपके विक्रांत बैच में अपलोड हो रहे हैं, हाँ, वहीं आप लोग ये लेक्चर नंबर देखकर अपने PDF देख सकते हैं, ठीक है।
वो हमारे उसके लिए आपको क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन नहीं किया है EAD ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे, बट जीरो अमाउंट रखा नहीं जाता, इसीलिए 1 रुपये का वो कोर्स है, तो उसे ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आप उन PDFs को देख सकते हैं। चलिए, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आता है कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था आपका, 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। 16 बिट का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था आपका, 8086 माइक्रो प्रोसेसर। एक ऐसा 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जिसे सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया या सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। अब बात आती है इसके बारे में, ठीक है, और बातों को देखने की, ये तो नाम पता चल गया। कब बना था, ये बना था आपका 1978 में। इसका आविष्कार कब हुआ था, 1978 में इसका आविष्कार हुआ था। किस कंपनी ने किया था, तो ये नाम आपका कॉमन वही नाम कि ये भी किसने बनाया था, इंटेल कॉरपोरेशन या इंटेल कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। फिर अगली बात आती है कि कितने बिट का था ये, तो सब ने यहाँ अभी ऊपर हमने देखा कि ये कितने का है, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। कहने का मतलब कि ये एक समय में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 16 बिट को प्रोसेस करवा सकता है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया आपका 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। अगली बात को अगर मैं यहीं से देखता हूं कि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो अब यहीं से हमने क्या कहा था, डाटा लाइंस की संख्या उतनी ही होती है जितने का या जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो हमने यहाँ से कहा डाटा लाइंस की संख्या, तो आपने कहा कि कितने बिट का है, 16 बिट का, तो हमने यहाँ से साफ साफ लिखा कि कितनी होती हैं डेटा लाइन, 16 होती हैं। अगली बात आई हमारी एड्रेस लाइंस की, ठीक है, कि एड्रेस बसेस या एड्रेस लाइंस कितने होते हैं, तो हमने आगे लिखा यहाँ से एड्रेस बसेस की संख्या या एड्रेस लाइंस की संख्या। तो एड्रेस बसेस या एड्रेस लाइंस की जो संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी, 20 होती है, ठीक है। फिर अगली बात आती है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका कि कितने एड्रेस आप मेमोरी लोकेशंस के लिए अलग अलग लिख सकते हैं, तो हमने कहा मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है, कि मैक्सिमम कितने एड्रेस में मेमोरी को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाता आपका 1 MB। MB का मतलब क्या होता है आपका, मेगाबाइट, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट आपका, मेगाबाइट, कि एक बाइट वो मेगाबाइट मेमोरी लोकेशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किस तकनीकी पर आधारित है, तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का HMOS तकनीकी पर आधारित, सॉरी, ठीक है, ये किस तकनीकी पर आधारित है आपका, HMOS तकनीकी पर आधारित, ठीक है। ये किस टेक्नोलॉजी पर आप लोगों का HMOS तकनीकी पर आधारित है, ठीक है, या किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, ये HMOS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आने लगता है कि सर ये HMOS की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अक्सर दिमाग में आता है, ठीक है, क्योंकि NMOS PMOS ये आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े, ठीक है, पर ये HMOS क्या होता है, तो ये होता है स्टूडेंट आपका हाई डेंसिटी, ठीक है, ये क्या होता है, हाई डेंसिटी एंड हाई स्पीड मॉस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाई डेंसिटी एंड हाई स्पीड मॉस, कि ये कैसा मॉस है आप लोगों का या कैसा मॉसफेट आपका, हाई डेंसिटी का और आपका हाई स्पीड का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इतना तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का 16 बिट का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला माइक्रो प्रोसेसर। हमने क्या कहा, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला, और कौन सा, 16 बिट का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला माइक्रो प्रोसेसर। तो 16 बिट्स का वो माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कौन सा आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। कब इसका आविष्कार हुआ था, 1978 में हुआ था। किसने किया था, इंटेल ने किया था, बोलते रहे साथ में, ठीक है। कितने बिट का था ये, 16 बिट का था, तो इसीलिए यहीं से बात क्या निकल के आई थी कि इसीलिए डाटा लाइंस की संख्या भी कितनी होती है, 16 होती है। फिर अगली बात आई यहीं से कि एड्रेस लाइन कितनी होती है, एड्रेस बसेस कितनी होती हैं, 20 होती हैं। मैक्सिमम कितनी मेमोरी लोकेशन है, कितने मेमोरी एड्रेस लिख सकते हो आप, 1 मेगाबाइट के एड्रेस को लिख सकते हो, ठीक है। फिर बात आई कि किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, तो आपने कहा कि HMOS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, ठीक है। फिर बात आई अगली कि HMOS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होता है आपका हाई डेंसिटी एंड हाई स्पीड मॉसफेट, ठीक है।
तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास। ठीक है, जनरली जो सबसे ज्यादा चीजें पूछता आपको यही पूछता है। सबसे पहला कौन सा था, 4004 था, 4004 था। फिर उसके बाद सबसे पहला 8 बिट का कौन था, 8008 था। ठीक है, सबसे ज्यादा 8 बिट का कौन प्रयोग हुआ, 8085 हुआ, 8085 हुआ। सबसे ज्यादा 16 बिट का कौन प्रयोग हुआ, 8086 हुआ, 8086 हुआ। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट आप लोगों का इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, यहीं से आगे अगर मैं बढ़ता हूं, ठीक है, तो नेक्स्ट जो बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की वो है आपकी माइक्रो प्रोसेसर में गणना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, माइक्रो, ठीक है, यहां से अब अगर हम लेकर भी चलते हैं तो अगले चैप्टर को लिखिएगा स्टूडेंट आप लोग फटाफट से, माइक्रो प्रोसेसर में गणना। ठीक है, कि कैसे माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग कैलकुलेशंस को करते हैं या माइक्रो प्रोसेसर की गणना को करते हैं। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से हमने क्या कहा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में गणना, माइक्रो प्रोसेसर में गणना, माइक्रो प्रोसेसर में गणना व इसकी इकाई, यूनिट्स की बात करते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में गणना व इकाई। तो क्या कहा स्टूडेंट आपका, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लें कि मेजरमेंट इन माइक्रो प्रोसेसर एंड यूनिट्स। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंड यूनिट्स इन माइक्रो प्रोसेसर, कि माइक्रो प्रोसेसर में गणना व मात्रक। ठीक है, तो ऐसे भी आप कह सकते हैं। फटाफट से चैप्टर का नाम लिखें, फिर इसके बारे में बेसिक बातों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर में गणना व इकाई। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को कि माइक्रो प्रोसेसर में गणना और इकाई की बात चल रही है तो कैसे होती है। आपको अक्सर पूछता है आप लोगों का कि 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, 16 बिट के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को, इन बातों को अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछता भी है, इन बातों को अक्सर आपके पेपर में पूछता भी है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से कैसे लिखना है स्टूडेंट, आपका एक छोटी सी टेबल बनवा देता हूँ, उसी टेबल में सब कुछ लिखवा देता हूँ। यह आ जाएगा आपका सीरियल नंबर, यह आ जाएगी आपकी समूह या बिट्स का ग्रुप आपका। ठीक है, और ये आ जाएगा उसका नाम। चलिए, तो यहाँ से इसको फटाफट से बना लेते हैं। ठीक है, इसको डिज़ाइन कर लें। ठीक है, देखिएगा यहाँ से अगर हम लेकर चलते हैं इसे, तो हमने पहले क्या कहा, आपका नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगी आपकी, कि बिट्स की या ग्रुप कितने का है वो आ जाएगा आपका, और फिर इसका नाम आ जाएगा। ध्यान से देखते हुए चलें एक एक चीज़ को। ठीक है, और इस तरह से समझना है कि दोबारा रिवाइज यही ना करना पड़े। ठीक है, दोबारा जब भी आप करें तो डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस को करें। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा स्टूडेंट, आपका सीरियल नंबर यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा स्टूडेंट, आपका बिट्स के समूह की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आप चाहो तो ग्रुप ऑफ बिट्स लिख लो। ठीक है, या बिट्स का समूह लिख लो। तो यहाँ हमने कहा ग्रुप ऑफ बिट्स, कि कितने बिट्स का ग्रुप है या कितने बिट्स का समूह होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स। ठीक है, फिर बात आई स्टूडेंट आप लोगों की कि यहाँ पर हम यूनिट को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ यूनिट, की इकाई का नाम, कि कैसे उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यूनिट का नाम या इकाई का नाम कहिए, या फिर उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन को देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसे प्रदर्शित कैसे करते हैं। ठीक, बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बिट के समूह को अगर हम कहेंगे तो हमने क्या कहा आपका, कि अगर आपका अकेला बिट होगा, ठीक है, सिंगल बिट होगा, ठीक है, तो सिंगल बिट होगा तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो इस बात को अगर मैं यहाँ देखूं तो मैंने क्या कहा, बिट्स का समूह। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सिंपल लिखा कि एक बिट। ठीक है, तो एक बिट बराबर क्या होगा, एक बिट को जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका सिंगल बिट। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, सिंगल बिट कहेंगे, या फिर नॉर्मल आप इसे बिट कहेंगे। ठीक है, कि अकेली बिट जो होगी आप लोगों की, या सिंगल बिट अगर आपका लिखा गया है तो उसे हम क्या लिखते हैं, या एक बिट लिखा गया है
तो वो नॉर्मल आपका क्या है, बिट है या फिर सिंगल बिट है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, आपका 2 बिट्स अगर आपकी हैं, ठीक है, कि 2 बिट्स के समूह को, क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप ऑफ 2 बिट्स, तो 2 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं स्टूडेंट, आपका ये कहलाता है आपका एक क्रम। ठीक है, इसे क्या कहा, 1 क्रम। क्रम कहिए, एक क्रम कहिए, या इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, आपका एक डाइट भी कहते हैं, 1 डाइट। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यही क्या होता है, आपका 1 डाइट होता है। या फिर इसी को क्या कहते हैं, एक सेमी निबल भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एक सेमी निबल। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे कि 2 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं, एक क्रम, एक डाइट या फिर एक सेमी निबल कहते हैं। ठीक, अगली बात आती है आपकी कि 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, ये 4 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन देगा कि ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट का समूह क्या कहलाता है, निबल कहलाता है। तो यहां से आपने कहा कि एक निबल बराबर आपका कितना होगा, 4 बिट्स होगा। इसीलिए हमने ऊपर क्या लिखा, यहाँ 2 थी तो सेमी निबल कहा उसे। ठीक है, तो एक निबल कहिए या फिर आप कह सकते हैं 2 क्रम। भाई ये 2 थे तो 2 लिखेंगे तो 2 क्रम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका 4 बिट। ठीक है, 4 बिट के बाद माने बात आपके पास दिया हुआ है कि ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, कि 8 बिट्स का समूह। ठीक है, तो अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की 8 बिट्स का समूह या 8 बिट्स का समूह। ठीक है, तो 8 बिट्स के समूह की या 8 बिट के ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का 1 बाइट। ठीक है, या तो 1 बाइट आपके ऑप्शन में होगा या फिर आपके ऑप्शन में 2 निबल लिखा होगा, क्योंकि एक निबल 4 बिट की होती है, तो 8 है तो इसका मतलब 2 निबल। या फिर आपके पास 4 क्रम कहा होगा, क्योंकि एक क्रम में 2 बिट होती हैं, तो 4 दूने 8 बिट हो जाएंगे उस हिसाब से। तो ये आ जाएगा आपका 8 बिट के लिए आप ऐसे इसे लिखेंगे। ठीक है, फिर अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि यहीं से अगर मैं कहता हूं तो 16 बिट के समूह को क्या कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ 16 बिट्स क्या कहलाता है। तो 16 बिट्स जो बराबर होती है स्टूडेंट आप लोगों की, वो होती है आपकी एक वर्ड के, कि एक वर्ड इक्वल्स टू क्या होता है आपका 16 बिट होता है। या आप इसी बात को कह सकते हैं कि 2 बाइट भी आपके ऑप्शन में लिखा हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि 4 निबल भी लिखा हो सकता है, और इसी तरह से आप लास्ट कहेंगे तो 8 क्रम भी आप कह सकते हैं, 8 क्रम्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते मतलब ऑप्शन में वो भी लिखा हो सकता है। फिर अगली बात आई स्टूडेंट आप लोगों की कि 32 बिट को क्या कहते हैं। भाई 16 बिट तो पता चल गया कि क्या होता है आप लोगों का, ये आपका एक वर्ड होता है। तो 16 बिट की जब बात करते हैं, वो 32 बिट की जब बात करते हैं तो इसे कहते हैं स्टूडेंट आपका डबल वर्ड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डबल वर्ड कहते हैं। डबल वर्ड कहिए या फिर आप 4 बाइट्स कहिए, कि 4 बाइट्स भी कह सकते हैं, या फिर 8 निबल्स कहिए, भाई 8 से को 32 तभी तो बनेगा, तो 8 निबल्स कहिए। तो इस प्रकार से ये क्या है स्टूडेंट आप लोगों की सबसे पहले बेसिक मेजरिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछता भी आपके TG2 में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, 16 बिट के समूह को क्या कहते हैं, 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 बिट होती है आपकी सिंगल बिट, 2 बिट होती है आपकी क्रम, ठीक है, 4 बिट होती है आप लोगों की निबल, ठीक है, 8 बिट होती है आपकी बाइट्स, ठीक है, फिर बात आती है 16 बिट होती है आपकी वर्ड, ठीक है, और 32 बिट होती है आप लोगों की डबल वर्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे सबसे ज्यादा या जो चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वो है स्टूडेंट आप लोगों की ये 4 बिट्स वाली। ठीक है, कि 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रहता है, क्या कहते हैं इसे, इसका नाम विशेष रूप से ध्यान रखें, इसे कहते हैं स्टूडेंट आपका 1 निबल, एक निबल कहते हैं। तो ये निबल वाला जो क्वेश्चन है, आप लोगों ने जिन्होंने एग्जामिनेशन पेपर दिए भी होंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसे सबसे ज्यादा पेपर में पूछता है। ठीक है, तो फटाफट से इस टेबल को बना लें और साथ के साथ याद जरूर करते रहें। मुझे ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सी बातों को याद करना है, कुछ अलग से देखना है। मैंने सिंपल कहा, मेरे साथ बोलते रहें जोर से, 1 बिट होगी तो सिंगल बिट, 2 बिट होगी तो क्रम,
3 बिट होगी तो नहीं होगी 3 बिट, ठीक है, 3 बिट का कोई रूल नहीं है। फिर क्या कहा, 4 बिट होगी तो फिर आपका निबल, ठीक है, 8 बिट होगी तो बाइट, ठीक है, 16 बिट होगी आपकी तो फिर अगर हम बात करते हैं 16 बिट की तो 16 बिट होगी तो आपका वर्ड, 32 बिट होगी तो आपका डबल वर्ड। तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर की गणना व इकाई, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं पूछे जाते हैं, बाकी भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, पर सबसे ज्यादा इसी पर एग्जामिनर का फोकस रहता है, सबसे ज्यादा इसे ही पूछता है, ठीक है। तो ये भी मेजरिंग जो यूनिट है आपकी माइक्रो प्रोसेसर में जो गणना व इकाई है ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक। अब चलता हूं स्टूडेंट मैं अपने उस माइक्रो प्रोसेसर पर जहां से मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को या जहां से मैं कह सकता हूं नॉर्मली मुझे क्वेश्चंस को पूछता है, वो है स्टूडेंट आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा, 8085। तो कुछ बेसिक बातें मैं पहले लिखवा चुका हूं, वो मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, बस उन्हें रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है, लिखवाएंगे नहीं उन्हें दोबारा क्योंकि हम लिख चुके हैं उन बातों को। चलिए, तो अगला जो चैप्टर है स्टूडेंट आप लोगों का वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे ही छोटे छोटे ये चैप्टर हैं बस, ठीक है। अगला जो चैप्टर आपका वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर 8085, ठीक है, 8085। चलिए, तो इसे ध्यान से देखें कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 की अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसा है, ये देखिएगा, यहां से हमने कहा भी कि नेक्स्ट लिखिएगा माइक्रो प्रोसेसर 8085। अब सभी लोग कॉपी और पेन को रखें अलग और मेरे साथ जोर से बोलना स्टार्ट कर दें। ये माइक्रो प्रोसेसर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, अपने नोट्स को खोल के रख दें उस पेज को और मेरे साथ बोलना स्टार्ट करें। कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, 8 बिट का था। सबसे ज्यादा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जो प्रयोग किया गया वो कौन सा था, 8085 था। कब बनाया गया था, 1976 में बनाया गया था, 1976 में बनाया गया था। किसने बनाया था, इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था, वेरी गुड, ठीक है। फिर बात आई किस तकनीकी पर आधारित था, एनमॉस टेक्नोलॉजी पर आधारित था। कितने बिट का था, 8 बिट का था। तो डेटा लाइन कितनी होंगी, वो भी 8 होंगी। एड्रेस लाइन कितनी थी, 16 थी। मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कितना था, 2 की घात 16 या फिर 64 किलो बाइट था या 65,536 था, ठीक है। फिर बात आई अगली आप लोगों की कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर था किसका एडवांस वर्जन था आपका, 8008 का माइक्रो या वो 8080 माइक्रो प्रोसेसर का क्या था आपका एडवांस वर्जन था, सही है इतना। तो इतनी बातों को स्टूडेंट हम इसके लिए देख चुके हैं, ये सारी बातें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि क्या इसके लिए मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी होती है, उस सारी बातों को हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब डायरेक्ट जो हम लोग चलेंगे स्टूडेंट वो चलेंगे इसके पिन डायग्राम पर, जहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर पूछता भी है कि कितने पिन की आईसी होती है, कितनी बाहर की दिशा में होती है, कितनी अंदर की दिशा में होती है। तो इन सारी बातों को अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 में। हमने पहले भी जब सिलेबस को देखा था तब भी कहा था कि आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर, एक तो इंटरनल आर्किटेक्चर, एक एक्सटर्नल आर्किटेक्चर और एक इसके इंटरप्ट। एक्सटर्नल आर्किटेक्चर में जो आपको पढ़ना है वो इसका पिन डायग्राम है। बाहरी जो आर्किटेक्चर है आपका उसमें आपका पिन डायग्राम आ गया। इंटरनल की जब बात आएगी तो वहां हम डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स को देखेंगे जिन्हें हमें एग्जामिनेशन में पूछता भी है, ठीक है। और लास्ट बात आएगी इसके इंटरप्ट की। तो मैं पहले सबसे पहले इसका फटाफट से क्या बना लेते हैं हम लोग, पिन डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बारे में थ्योरी भी लिखेंगे, ये कितने पिन की आईसी होती है, कैसे होती है, ये किस तरह से दिखती है, वो सारी बातों को देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अगर मैं बात भी करता हूं या एक काम कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं, एक मिनट, ये
ठीक है, 1 मिनट। हाँ चलिए ये देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमें ज़्यादा दिख रहा है। ये देखिएगा हमें क्या बनाना है स्टूडेंट, आपका इसका पिन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो पिन डायग्राम में मैं सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें आपको बता देता हूँ कि ये कितने पिन की आईसी होती है स्टूडेंट आपकी। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये आप लोगों का 40 पिन का आईसी होता है। ठीक है, कितने पिन का आईसी आपका? 40 पिन का आईसी है। ठीक, अब ये 40 पिन कैसे होती हैं ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने ये कहा कि ये आप लोगों की 20 पिन एक साइड में होती है और 20 आपकी दूसरी साइड में होती है। ठीक है, तो कैसे होती हैं इस बात को ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये एक बन गया, फिर ऐसे ही देखते हैं ये हो गया आपका 2 पिन। ठीक है, इस तरह से आप लोग 40 पिन एक साइड बना लीजिए और 40 दूसरी साइड बना लीजिए। ठीक है, फटाफट से सभी लोग बनाना स्टार्ट कर दें। 40 पिन एक साइड बनाइएगा, 40 दूसरी साइड बनाइएगा। ठीक है, 4 हो गई, 4 और 4, फिर इसी तरह से ये आ जाएंगे आपकी 8। ठीक है, 8 और 8 ये हो गई आप लोगों की 16। ठीक है, और 16 और 16 नहीं। ठीक है, हमें बनानी कितनी है? हमें 20 बनानी है। ठीक है, तो ये 16 हो गई आपकी, तो इसका मतलब 4 और चाहिए हैं, तो ये लग जाएंगे आपकी 40 पिन और 20 पिन। ठीक है, तो 20 पिन एक साइड हो गई, 20 ही आप लोगों को कहाँ लगानी है? दूसरी साइड भी लगानी है। तो सेम 20 पिन आप लोग दूसरी साइड से भी कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, टोटल ये जो आर्किटेक्चर होता है आप लोगों का वो कितने का आपका? ये आपका 40 पिन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 40 पिन्स की आईसी ये आप लोगों की जनरली होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को इस तरह से आप लोग सबसे पहले बना लें कि ये आपका क्या है? 40 पिन की आईसी है। तो ये हमने आईसी सिर्फ अभी दिखाई है, यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं की है कि कौन सा इनवर्ड है कौन सा आउटवर्ड है, मतलब किसकी दिशा अंदर को है किसकी बाहर को है, वो सारी बातें देखेंगे आप। ठीक है, एक एक करके लेकर चलेंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पर नंबरिंग भी कर सकते हैं, इसमें अगर आप नंबर भी लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही लिखते रहिएगा। भाई ये पिन हो गई आपकी पहले नंबर की 1। ठीक है, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका तीसरी पिन, ये आ गई आपकी चौथी, 5वीं, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, फिर 11, 12। ठीक है, फिर 13, फिर आपका 14। ठीक है, फिर बात आती इसी तरह से 15, और ये आ गया आपका 16, ये आ गया आपका 17, ये आ गया आपका 18, ये आ गया आपका 19 और ये आ गया आपका 20। जहाँ पर ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट कर देना आपको। ठीक है, या ऊपर से लिख लेता हूँ, ये पिन कितने नंबर की होगी आपकी? 40 पिन की 40। ठीक है, ये आ गई आपकी 39, फिर आ गया आपका 38, फिर आ गया आपका 37। ठीक है, फिर बात आ गई आपकी 36, फिर ये आ गया आपका 35। ठीक, फिर हो गया आपका 34, फिर इसी तरह से देखते हैं तो ये हो गया 33, ये आ गया आपका 32। ठीक है, फिर ये आ गया आपका 31, ये आ गया आपका 30, ये आ गया आपका 29। ठीक है, यहीं से अगर मैं देखता हूँ तो ये आ गया 28, ये आ गया आपका 27। ठीक है, ये आ गया आपका 26, ये आ गया आपका 25। ठीक है, फिर यहीं से देखते हैं तो ये आ गया 24, यही देखते हैं हम लोग तो 23, ये आ गया आपका यहाँ से 22 और ये आ गई आपकी 21 पिन। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिर इसके बारे में अब देखेगा, हम जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं उन सारी बातों को देखते हैं। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आपका? ये है आप लोगों का 8085 माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आपका? 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, अब मेरे साथ ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैं कैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या कहा आपका कि जो 40वीं पिन होती है स्टूडेंट आपकी, पिन नंबर 40 जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका, इस बात को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पिन नंबर 40 और पिन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसी होती है? इनवर्ड होती है दोनों की। ठीक है, चाहे आप 40 पर देखें चाहे आप 20 पर देखें। ठीक है, और क्या होता है स्टूडेंट इन पिन्स पर आपका? यहाँ अगर मैं बात करता हूँ पिन नंबर 40 पर, ठीक है, तो पिन नंबर 40 पर क्या होता है? हमारी सप्लाई लगती है वीसीसी। ठीक है, पिन नंबर 20 पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ लगता है आप लोगों का ग्राउंड। ठीक है, यहाँ से क्या कनेक्ट होता है? आपका ग्राउंड कनेक्ट होता है।
तो कुल मिलाकर इन दोनों पिन से आपका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की इससे ठीक ऊपर जो पिन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखता भी हूँ कि जो हमारे 19 से स्टार्ट हैं, ठीक, 8 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एड्रेस को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिलाकर कहाँ से स्टार्ट होना आप लोगों का, ये अगर मैं बात भी करता हूँ तो पिन नंबर 11 से स्टार्ट होना है। एड्रेस के लिए एक बात यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ पर कितने पर आ रहा है ये यार, आपका पिन नंबर 12 पर। ठीक है, तो पिन नंबर 12 तक आपके क्या रिप्रेजेंट होंगे, एड्रेस रिप्रेजेंट होंगे। एड्रेस के लिए हमें पता है कि डायरेक्शन कैसी होती है, आपकी बाहर को होती है। ठीक है, तो इन पिंस की अगर मैं दिशा की बात करता हूँ, डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, बाहर की दिशा आ गई। ये डायरेक्शन को ध्यान से बनाइएगा क्योंकि इस पर बेस भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं लिखता भी हूँ तो मैंने सबसे पहले कहा कि ये पिन नंबर आपका AD0। ठीक है, फिर दूसरी जो पिन है वो है आपका AD1, तीसरी जो पिन है आपकी वो है आपकी AD2, चौथी जो पिन है आप लोगों की वो हो गई AD3, फिर आता आपका AD4, फिर बात आती है आपकी तो ये बन गया आपका AD5, एड्रेस पिन 5, फिर बात आती है आपकी एड्रेस पिन 6, और फिर बात आती है आपकी एड्रेस पिन 7। तो 0 से लेकर 7 तक हैं जो कि आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि एड्रेस पिन्स को। पर अब आप कहेंगे, आपके दिमाग में आता है कि सर ये AD क्यों लिख रहा है, एड्रेस था तो A लिखता। AD लिखने का कारण है कि ये जो पिन्स हैं आपकी, ये एड्रेस का काम भी करती हैं और साथ के साथ डेटा का काम भी करती हैं। इसीलिए ये जो पिन्स होती हैं ये कैसी होती हैं आपकी, बाई डायरेक्शनल होती हैं। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में होती हैं, अंदर को भी होती हैं और बाहर को भी, क्योंकि डेटा अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी ये 8 पिन कैसी हैं आपकी, बाई डायरेक्शनल है। तो इसका मतलब डेटा भी इन्हीं पिन से जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि सर डेटा भी इन्हीं पिन से जाएगा, तो इसका मतलब क्या आपका कि ये 8 डेटा पिन हो गई और कॉमनली ये क्या काम कर रही है, एड्रेस का काम भी कर रही है। अब बात आती है कि सर पर आपने लिखवाया था कि एड्रेस पिन तो 16 होती हैं, तो बाकी की 8 कहाँ हैं, बाकी की 8 पिन्स आपकी यहाँ होती हैं। ठीक है, तो हमें एड्रेस, ये सिर्फ एड्रेस है, 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये 8 की 8 कैसी हैं, ये सिर्फ एड्रेस का काम कर रही हैं, ये पिन सिर्फ एड्रेस पिन का काम कर रही हैं। तो इनकी जो दिशा है वो सिर्फ कैसी आपकी, बाहर को है। 7 तक हम वहां आ गए थे, तो ये हो जाएगा आपका, मेरे साथ लिखते रहें, हो सकता है विजुअल ना हो रहा हो सही से। तो ये आ गया आपका A8, ये आ गया आपका A9, ये आ गया आपका A10, एड्रेस लाइन 10, एड्रेस लाइन 11, ये आ गया आपका एड्रेस लाइन 12, ये आ गया आपका एड्रेस लाइन 13, ये आ गया आपका एड्रेस लाइन 14, और ये आ गया आपका एड्रेस लाइन 15। ठीक है, तो ये बन गई स्टूडेंट आपकी 8 ये थी और 8 वो आ गई, टोटल 16 आप लोगों की क्या बन गई, एड्रेस लाइंस बन गई। ठीक है, ऐसे ही अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पिन्स की इसी सीक्वेंस में। सबसे पहली बात पिन नंबर 1 और 2 पर, ठीक है, क्या लगा होता आपका, क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है जिसकी दिशा अंदर को होती है। ठीक है, और इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रिस्टल रहता है तो ये X1 और X2, यहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर इन 2 पिन्स पर लगा हुआ होता है। ठीक है, फिर बात आती है आगे, अगर मैं बढ़ता हूँ कि सीरियल डेटा अगर मुझे ट्रांसफर करवाना है तो एक डेटा आपका आउट होगा और एक डेटा आपका इन होगा। बस 2 ही चीजें तो होती हैं, या तो डेटा इन होगा या तो डेटा आउट होगा। अगर आउट की तरफ है तो ये हो गया SOD, ठीक है, और इनकी तरफ आपका तो ये हो गया SID। इनकी फुल फॉर्म का भी देखेंगे कि क्या फुल फॉर्म होता है। तो SID और या SOD और SID यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट आपकी कि बाकी के जो नीचे इसके ठीक नीचे चल रहे हैं, यहाँ कनेक्ट होता है स्टूडेंट आप लोगों का इंटरप्ट। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इंटरप्ट को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। इंटरप्ट के लिए हमेशा याद रखिएगा एक बात को कि इंटरप्ट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, अंदर को होती है। तो ये इनवर्ड, ये इनवर्ड, ये इनवर्ड, ये इनवर्ड, 1 2 3 4 और 5 इंटरप्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि सबसे पहला आता आपका ट्रैप। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का, यहीं से अगर मैं देखता हूँ
RST 7.5, ठीक है। फिर बात आती है आपकी RST 6.5, ठीक है। फिर बात आती है RST 5.5, ठीक है। फिर बात आती है यहीं से, एक मिनट, हाँ, ये कितना आ जाता है आपका RST 5.5, ठीक है। फिर इसी सीक्वेंस में अगर मैं कहता भी हूं तो ये आता आपका INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट जिसे हम कहते हैं, जिसके फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, हल्का सा कहीं पर मिस्टेक हो गया है, ठीक है। क्या मिस्टेक हुआ है उस बात को अभी देखते हैं। हाँ, ये सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट से थोड़ा सा हमने गलत मैच कर दिया है। इसको थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, सॉरी, इसको थोड़ा सा, ठीक है। एक पिन रह गई हमारी, ठीक है, वो हमारी थी रिसेट आउट की पिन, वो पिन रह गई है। तो इनको ज़रा इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, ये INTR तक आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको भी हम लोग शिफ्ट ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका यहाँ से ये सीरियल इनपुट डेटा और ये आपका सीरियल आउटपुट डेटा। कहने का मतलब जो पिन रही थी उस पिन को देखते हैं पहले, ठीक है। वो क्या था आपका, पिन नंबर 3 पर क्या होता है आपका, रिसेट आउट पिन होती है। ये कौन सी पिन होती है आपकी, रिसेट आउट पिन होती है, ठीक है। इसे लिख भी लीजिएगा, दिस इज रिसेट आउट, ठीक है। ये कौन सी पिन है, रिसेट आउट पिन है, ठीक। अच्छा, ये INTR आ गया, इंटरप्ट आ गया आपका। अब इसी के बाद क्या आता है स्टूडेंट आपका, ये तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट थी तो ये एक्नॉलेज होता है, ठीक है। तो ये आता है आपका INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट होता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये एक एक्टिव लो इनपुट है। एक्टिव लो मतलब INTA बार से मैं लिखता हूं कि 0 लॉजिक पर ये एनेबल होगा, ठीक है। एक साइड की सारी पिन्स हमारी हो चुकी हैं। अगले साइड की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले पिन होती है डेटा को होल्ड करवाने के लिए, जिसे हम लिखते भी हैं होल्ड, ठीक है। और फिर दूसरी पिन से देखते हैं इसी का एक्नॉलेजमेंट, तो ये आ जाता आपका HLDA, ठीक है। तो पहले हमने कहा होल्ड और फिर क्या कहा उसका एक्नॉलेजमेंट, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, इतना। फिर अगली बात आती है स्टूडेंट आपकी कि यहीं से अगर मैं लिखता हूं तो ये जो नेक्स्ट पिन है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी क्लॉक आउट को, ठीक है, कि आउटपुट में जो क्लॉक जा रही है या आउटपुट में जो क्लॉक आ रही है, ठीक है। फिर ऐसे हमने यहाँ रिसेट आउट देखा था, तो पिन नंबर 36 पर होता आपका रिसेट इन, ठीक है। पिन नंबर 36 से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से रिसेट इन कमांड पिन नंबर 36 पर देते हैं, ठीक है। फिर पिन नंबर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से 35 की, तो पिन नंबर पर आता है स्टूडेंट आप लोगों का कि कोई भी धीरे चलने वाली डिवाइस अगर कनेक्ट हुई है तो वो कनेक्ट होती है आपकी यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोग देते हैं रेडी। रेडी एक ऐसा सिग्नल जनरेट करता है कि कोई भी स्लो या धीरे चलने वाली डिवाइस यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है, इतना। अब अगली बात, जो जितनी भी पिन बची हुई हैं स्टूडेंट आपकी, ये रिमेनिंग सारी की सारी पिन्स किस डायरेक्शन में होती हैं। सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो बाहर को होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, ऐसे, ठीक है। अब ये कौन सी होती है आपकी, ये होती है स्टूडेंट आप लोगों की एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल पिन्स होती हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपका IO/M बार। ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को, IO/M बार का मतलब होता है इनपुट, आउटपुट और मेमोरी बार, ठीक है। फिर बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की S1 की, कौन सी क्लॉक साइकिल चल रही है, कौन सी मशीन साइकिल चल रही है, उसे देखने के लिए यूज होने वाला इनपुट, ठीक है। फिर आपका अगर कोई डेटा माइक्रो प्रोसेसर से रीड किया गया, रीड बार, या माइक्रो प्रोसेसर से कोई डेटा लिखा गया तो राइट बार, रीड बार, राइट बार। बार लगने का मतलब है कि ये लो लॉजिक पर काम करने वाली पिन है। नेक्स्ट आता आपका ALE, एड्रेस लैच एनेबल, और ये आपका मशीन साइकिल को आइडेंटिफाई करने के लिए S0 इनपुट, ठीक है। तो अब ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, पूरा पिन डायग्राम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आपके सामने पर है। आपको याद क्या क्या चीजें रखनी है वो मैं अब आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, आपको कैसे और क्या क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये है स्टूडेंट आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, कंप्लीट पिन डायग्राम, नंबर ऑफ इनवर्ड्स पिन्स या नंबर ऑफ आउटवर्ड पिन, ये जितनी भी चीजें हमें एग्जामिनेशन में पूछता है वो सारी बातें अब हम लोग यहीं से देखेंगे।
तो इसे ध्यान से देख लें, इसे समझ भी लें कि ये हमारा क्या है स्टूडेंट, आपका पिन डायग्राम है। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ आप लोगों को शेयर हो जाएगा, उससे आप बना सकते हैं। अगर ये सिक्वेंशियली याद नहीं भी हो रहे हैं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये बिल्कुल सीक्वेंस से ही याद रखने हैं। ठीक है, कि जैसे मैंने लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये है स्टूडेंट आप लोगों का फिगर। ठीक है, दिस इज पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये क्या स्टूडेंट आपका पिन डायग्राम है, किसका, पिन डायग्राम ऑफ, ठीक है, किसका पिन डायग्राम आपका, ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। ठीक है, ये किसका पिन डायग्राम आपका, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम है। ठीक है, चलिए, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने इसको बाय सीक्वेंस याद रखा या आपको ये पिन डायग्राम याद है या नहीं है, वो मुद्दा नहीं है, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो आप मेरे साथ देखिए। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या कहा, फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा, यहाँ पर आपने लिख भी ली होगी, बना दिया क्योंकि डायग्राम 8085। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम। ठीक है, कि इसका हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से पिन डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया है, ठीक है, वो कंफ्यूज ना हो, अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम आपको, अभी बनाते रहिएगा आराम से, हम साथ के साथ उसको समझते हुए भी चलते हैं ना। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 का पिन डायग्राम, ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामिनर का, कितने पिन की आईसी होती है आपकी, तो आपने कहा कि सर ये 40 पिन की आईसी होती है। ठीक है, इस आईसी में कितनी पिन होती हैं आपकी, 40 पिन होती हैं। अब कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें आईसी की फुल फॉर्म भी नहीं पता है, तो ये होता आपका, और आपके TG2 में पूछी जा चुकी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सबसे पहली बात लिखी हमने, ये कितने पिन की आईसी होती है, 40 पिन की आईसी होती है, देखा हमने। ठीक है, कि टोटल कितने पिन है, 20 एक साइड है, 20 दूसरी साइड है, तो ये कितने पिन की आईसी है स्टूडेंट आप लोगों की, 40 पिन की आईसी होती है। ठीक है, इतना। अच्छा, दूसरी बात आती है, ठीक है, कि कुल ऐसी कितनी पिन्स हैं जिनकी डायरेक्शन या जिनकी दिशा अंदर को है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, अगली जो बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, वो पिन्स जिनकी दिशा कैसी है आपकी, ठीक है, बीच में थोड़ा सा साउंड नहीं आई होगी आप लोगों को, तो ध्यान से सुन ले। मैंने क्या कहा स्टूडेंट आपका, कि पिन डायग्राम से आपका सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने पिन की आईसी होती है, तो आपने क्या कहा कि सर ये 40 पिन की आईसी होती है, हमने देखा भी था, अभी हमने बनाया था, ये कितनी थी, 20 एक साइड है, 20 दूसरी साइड है, 40 पिन की आईसी होती है। दूसरी बात हम अब क्या लिख रहे हैं, कि कुल ऐसी पिन जिनकी दिशा कैसी है, बाहर को है, कि टोटल नंबर ऑफ पिन्स आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, या इसी बात को आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कुल पिनों की संख्या जिनकी डायरेक्शन या जिनकी दिशा कैसी हो, जिनकी दिशा अंदर को हो। ठीक है, जिनकी डायरेक्शन कैसी हो आपकी, अंदर को हो, इनवर्ड हो। ठीक है, जिनकी डायरेक्शन कैसी है स्टूडेंट आप लोगों की, अंदर को है या अंदर है। ठीक है, अब मेरे साथ देखो जरा, हमने क्या कहा कि बाहर वाली गिननी है ना, पहले गिनो जरा। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, कितनी निकली आपकी? 27 निकली है। इसका मतलब ऐसी पिन्स जिनकी डायरेक्शन बाहर को है, ऐसी कितनी पिन है आपकी? ऐसी हमारे पास टोटल जो पिन्स हैं वो है आपकी 27। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता भी है कि टोटल नंबर ऑफ पिन्स जिनकी डायरेक्शन कैसी होती है आपकी? बाहर को होती है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पिन्स आउटवर्ड डायरेक्टेड या डायरेक्शन आउटवर्ड। ठीक है, तो कितनी होती है आपकी? 27। अब अगली बात आती है कि अंदर को कितनी पिन्स की है? 1, 2, 40 में से 27 मत घटा देना, ध्यान से देखना। 8 ऐसी पिन थी जिनकी डायरेक्शन दोनों है, तो ये दोनों में कॉमन आएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और 21। तो टोटल ऐसी पिन्स जिनकी दिशा अंदर को है वो कितनी है आपकी? 21 है। तो टोटल इनवर्ड पिन जो है आप लोगों की, ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये जो हमने लिखा है बाहर को कहने का मतलब है स्टूडेंट आप लोगों का कि टोटल नंबर ऑफ पिन्स की बात हो रही है आउटवर्ड्स। ठीक है, कि जो बाहर को है। ठीक है, यहां बात आ जाएगी अंदर को कहने का मतलब आपका कि टोटल नंबर ऑफ पिन्स इनवर्ड्स। ठीक है, कि जिनकी डायरेक्शन कैसी है आपकी? अंदर को है। तो बाहर को जो टोटल पिन है वो आपकी 27 है और अंदर की जिनकी डायरेक्शन है वो कितनी है आपकी? 21 है। अब कई स्टूडेंट दिमाग लगा भी रहे हैं, आप लोग कमेंट्स में लिख भी रहे हैं कि कैसे बात आ जाती है कि 27 और 21 को अगर मैं जोड़ता हूं तो सर ये तो कुछ ज्यादा नहीं बन रहा है, ये बनेगा आपका 48, 48। अब कहीं ना कहीं दिमाग में तारे दिखने लगे। क्यों? सर ने सबसे पहले कहा कि 40 पिन की आईसी है और अब जब ये बातें लिखाने लगे तब आईसी बना दी 48 पिन्स की। तो मेरे भाई एक बात आपने गौर की होगी कि 8 पिन मेरी ऐसी हैं जो दोनों में क्या है? वो बाहर को भी काउंट हुई और वो अंदर को भी काउंट हुई। तो इसका मतलब अब आपका एक क्वेश्चन ये भी तो तैयार हो गया कि कुछ पिन ऐसी हैं जो कॉमन पिन है, जो अंदर की डायरेक्शन में भी यूज हो रही है और बाहर को भी यूज हो रही है। तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ पिन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉमन पिन्स। ठीक है, कि कुल कॉमन पिन कितनी है? टोटल नंबर ऑफ कॉमन पिन्स। तो टोटल कॉमन पिन कितनी है आपकी? 8 है। तो 48 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा आपका? फिर से 40 बच जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया कि 8 पिन कैसी होती है आपकी? कॉमन होती है। क्या कहा? मेरे साथ बोलते रहें कि 8 पिन कैसे होती है हमारी? पिन डायग्राम में 8 पिन्स हमारी कॉमन होती हैं। ठीक है, कॉमन कहने का मतलब कि वो पिन डेटा पिन की तरह भी काम करती हैं और एड्रेस की तरह भी। या आप कह सकते हैं कि उनकी दिशा बाहर को भी होती है और अंदर को भी होती है। ठीक है, अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की। अगला क्वेश्चन अगर मैं अब यहीं से लिखता हूं तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि किस नंबर की पिन पर वोल्टेज या सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आपने डायग्राम देखा कि सर ने कहां दिखाया था? वीसीसी दिखाया था 40 नंबर की पिन पर। तो आपने क्या कहा? पिन नंबर 40 पर। ठीक है, पिन नंबर 40 पर। ठीक है, पिन नंबर 40 पर क्या होता आपका? वीसीसी, या आप कह सकते हैं सप्लाई लगी होती है। ठीक है, ये सप्लाई लगाई जाती है। तो पिन नंबर 40 पर क्या होती है? सप्लाई लगाई जाती है। सप्लाई लगाते ही दिमाग में सीधे बात आती है कि यहां सप्लाई लगा दी तो ग्राउंड कहां से लेंगे? ठीक है भाई, कभी भी सप्लाई देखते हैं या देते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले हैं, ग्राउंड भी देखते हैं सबसे पहले। तो फिर दूसरी बात लग कर आई कि सर ग्राउंड किस नंबर की पिन पर होगा? तो हमने यहां से देखा कि पिन नंबर 20 पर क्या होता है स्टूडेंट आपका? ग्राउंड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहीं से अगर मैं लिखूं कि पिन नंबर 20 पर, एक और क्वेश्चन तैयार मेरा कि पिन नंबर 20 पर, ठीक है, पिन नंबर 20 पर क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का? ग्राउंड होता है, GND। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड कहते हैं। कि पिन नंबर 20 पर क्या लगा होता है स्टूडेंट आप लोगों का? ग्राउंड लगा होता है। ये ग्राउंड पिन हमारी कौन सी होती है? पिन नंबर 20 होती है। ठीक है, इतना तो ये के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अब बात आती है स्टूडेंट आपकी कि एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कुल एक्टिव लो पिन्स की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव लो पिन्स, कुल एक्टिव लो
पिंस। ठीक है, तो क्या कहा आपका, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव लो पिंस। एक्टिव लो कहने का मतलब होता है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है जो जीरो या लो लॉजिक पर काम करते हैं। एक INTA बार, 2, 3, 4 और एक कोई रह गया। कौन सा रहा है, तो वो रहा है आप लोगों का रिसेट इन। ठीक है, रिसेट इन पर हमेशा याद रखिएगा कि रिसेट इन भी क्या होता है आपका, एक्टिव लो पिन होता है। तो यहां पर बार लगा दीजिएगा। तो टोटल कितने निकले आपके, आपने देखा एक ये है, ठीक है, इधर और कोई नहीं है। यहां से चले 2, 3, 4 और 5। तो एक्टिव लो पिंस की जो संख्या होती है या कुल एक्टिव लो पिंस जो होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी, यहीं से अगर मैं देखता हूं कि एक्टिव लो पिंस की संख्या 5 होती है। अगर आपसे एग्जामिनर ने ये भी क्वेश्चन पूछ दिया कि वो 5 कौन सी होती हैं एक्टिव लो पिन, ठीक है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि 5 एक्टिव लो पिंस जो हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा INTA का बार। ठीक है, INTA बार आ गया, फिर आ गया आपका WR बार। ठीक है, फिर बात आ गई RD बार। ठीक है, फिर बात आ गई आपकी IO/M बार। ठीक है, फिर बात आ गई स्टूडेंट आप लोगों की यहीं से रिसेट इन बार। ठीक है, अगला जो आता है वो कौन सा आता है आपका, रिसेट इन बार आता है। तो 5 नाम आपको याद रखने हैं। ये 5 पिन ऐसी कौन सी होती हैं आपकी जो कैसे काम करती हैं, आपकी एक्टिव लो पिन का काम करती हैं। ठीक है, इतना अच्छा। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि कितने नंबर ऑफ पिन से एक्नॉलेजमेंट मिलता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है फीडबैक मिलना। तो एक जगह ए ये आया था लास्ट में INTA बार और एक आपका HLD आया था। ठीक है, तो यहां से आपने क्या कहा, अगला क्वेश्चन तैयार होता है स्टूडेंट आप लोगों का नंबर ऑफ एक्नॉलेज पिंस। ठीक है, कि एक्नॉलेज पिंस की संख्या कितनी होती है। तो आपने यहां से कहा एक्नॉलेज पिंस की संख्या। ठीक है, एक्नॉलेज पिंस की संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो एक्नॉलेज पिंस की संख्या कितनी होती है आपकी, एक्नॉलेज पिंस की संख्या होती है 2। और ये 2 कौन सी पिंस होती हैं आपकी, इनके नाम भी मैं आपको बता दूं। पहला आपका INTA का बार ये होती है आपकी, और दूसरा होता आपका HLDA। ठीक है, ये 2 पिन आपकी क्या होती हैं, एक्नॉलेज पिन होती हैं। ये दोनों पिन आपकी कैसे यूज होती हैं, आपकी एक्नॉलेज के लिए यूज होती हैं। ठीक है, इतना अच्छा। चलिए अब थोड़ा सा कुछ चीजों को हम डायग्राम से ही डायरेक्टली देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ फुल फॉर्म्स हैं, कुछ आपकी जो आपके अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता भी है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में यहां से अगर मैं बात करता हूं, कुछ फुल फॉर्म्स जो आपके सामने पर भी हैं जो हमें पूछता भी है, तो इसमें 1 बाय 1 लेकर चलते हैं। ठीक है, वहां से देखते हुए चलते हैं हम लोग, पिन नंबर 1 से लेकर चलते हैं। पहले 2 नाम आए आपके स्टार्टिंग में ही SOD। ठीक है, आपको अगर फुल फॉर्म इसका पूछा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मुझे सबसे पहले क्या दिखा है, मैंने कहा SOD, तो ये होता है स्टूडेंट आपका, इसकी फुल फॉर्म होती है सीरियल आउट डेटा। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, सीरियल आउट डेटा। SOD की फुल फॉर्म होती है सीरियल आउट डेटा। फिर बात आती है आपकी SID की। SID क्या होता है आपका, यहीं से अगर मैं देखता हूँ तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का सीरियल इन डेटा। ठीक है, ये क्या बनता है आपका, सीरियल इन डेटा। तो सीरियल आउट डेटा हो गया, सीरियल इन डेटा हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं मैं तो INTR। ठीक है, मैंने क्या कहा स्टूडेंट आपका, INTR। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट आपका ये होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, कि व्यवधान करने के लिए की गई रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर अगली बात आती है, नेक्स्ट जो पिन लिखी हुई है INTA का बार। ठीक है, तो INT का मतलब क्या होता है आपका, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट आपका, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये होता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ये बन गया आपका इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। सारी फुल फॉर्म्स को ध्यान से लिखते रहिएगा, ये एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो ये बन गया इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट।
आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये एडी तो आपको पता है कि एड्रेस और डेटा है। फिर बात आई स्टूडेंट आप लोगों की ALE, ये नाम भी अक्सर एग्जाम में रहता है। क्या कहा स्टूडेंट आपका ALE, तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का एड्रेस, इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस लैच एनेबल। ठीक है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है आपकी एड्रेस लैच एनेबल। ठीक है, फिर बात आती है WR का मतलब होता है आप लोगों का राइट, और यहीं से अगर मैं देखता हूं तो नेक्स्ट हमने क्या कहा, WR का मतलब होता है ये WR बार जो है वो है स्टूडेंट आप लोगों का राइट। ठीक है, फिर ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं RD बार की तो ये होता आपका रीड। RD बार को अगर हम लोग देखते हैं तो ये आ जाता आपका रीड, तो राइट एंड रीड। ठीक है, अच्छा फिर यहीं से क्या आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों का IO/M बार, तो इसे भी लिख लेते हैं, इनपुट आउटपुट IO/M बार। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कहा, इन आउट और मेमोरी। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का इन आउट और मेमोरी, बाकी तो सारे आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट आप लोगों के जनरल कुछ एब्रीविएशन हैं, जनरल कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हम लोगों ने पिन डायग्राम में यूज की थे। ठीक है, तो इनको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार मेरे साथ फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। हमने सबसे पहला नाम जो देखा, सबसे पहला देखा स्टूडेंट SOD, तो ये होता है स्टूडेंट सीरियल आउट डेटा। SID होता है सीरियल इनपुट डेटा। INTR होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। INTA का बार होता है आपका इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ALE होता है एड्रेस लैच इनेबल। WR बार होता है रीड बार, वो राइट बार। RD बार होता है आपका रीड बार। IO/M बार होता है आपका इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ठीक है, तो इन्हें लिख लीजिए, ये इस तरह से चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में पूछता भी है। ठीक है, तो पिन डायग्राम से रिलेटेड कुछ ये बातें भी आपके एग्जामिनेशन में अक्सर आती हैं। ठीक है, ध्यान से एक एक बात को देखते रहें, समझते रहें, जितनी बातें बताई जा रही हैं उन्हें समझते हुए लिखें जरूर। इतना ठीक है? अरे क्लियर है इतना? तो यहाँ तक की चीज़ों को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से रिकॉल कर लें। इससे आगे की कहानी को देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझते हुए लिखें भी और दिमाग में भी ज़रूर बिठाएं। ठीक है, कोई डाउट रहता है तो आप लोग चाहें तो ऑफलाइन कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।